स्मार्ट स्टडी क्लासेस नहीं, सॉरी, स्टडी एक्स में। ठीक है, हमारा दूसरा चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस है ना, यहाँ पर हम क्लास 12 और 11th की तैयारी कराते हैं, तो मुझे उसका नाम याद रहा आया। ठीक है, तो स्टडी एक्स में आपका स्वागत है और आज एक और गजब धमाकेदार क्लास होने वाली है। क्लास 10th में वो कौन से महत्वपूर्ण जीवन परिचय हैं जो लगातार 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 यानी कि 24 तक लगातार देखने को मिले हैं। ठीक है, तो मैंने कुछ महत्वपूर्ण 5 जीवन परिचय बताए थे। ठीक है, उनमें से 2 मैं पहले करा चुका हूं, जिनमें महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद थे। ठीक है, अब 2 और आगे आज बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। क्या होती है जीवन परिचय करने की ट्रिक, किन बातों को ध्यान में रखकर किसी भी लेखक या कवि का जीवन परिचय हम आराम से लिख सकते हैं, ये सभी बातें आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाली हैं। तो वीडियो को कर दो अपने दोस्तों के साथ में लाइक एंड शेयर, बिना किसी देरी के, बिना कोई अपना वक्त गवाए हुए। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहां पर मैंने कुछ महत्वपूर्ण लेखक और कवियों के नाम लिख रखे हैं जो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। कहते हैं कि जिनके जीवन परिचय क्लास 12th में आने ही आने हैं। ठीक है, जिनमें है आपके सबसे पहले नंबर पर है जयशंकर प्रसाद, दूसरे नंबर पर महादेवी वर्मा, तीसरे नंबर पर सूरदास एंड 4th नंबर पर तुलसीदास एंड 5th नंबर पर हैं आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल। एक लेखक या कवि का जीवन परिचय लिखने के लिए हमको किन बातों का पता होना जरूरी है, कोई बता सकता है? देखो, मैं क्या कि मैं स्कूल्स में पढ़ा हूं, मेरे स्कूल में इतने बढ़िया टीचर नहीं थे। मैं साफ बोलता हूं भाई, मेरे इतने अच्छे टीचर्स नहीं थे कि जो हमको इतनी अच्छी तरीके से गाइड कर सके, इतनी अच्छी तरीके से बता सकें। हमको क्या था भाई, हमको घंटों तक चीज़ों को याद करना पड़ता था, घंटों तक एक ही टॉपिक को लेकर बैठना पड़ता था। लेकिन अब हमारे जैसे टीचर्स आपके लिए मेहनत करते हैं, वो कुछ ऐसे ट्रिक्स बताते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स बताते हैं कि आप चीज़ों को आसानी से समझ जाओ। एक जीवन परिचय को करने के लिए क्या पता होना चाहिए किसी भी लेखक या कवि के बारे में, उसके नाम के बारे में, जन्म के बारे में, जन्म स्थान के बारे में, पिता का नाम, माता का नाम, उनकी शिक्षा, उनकी रचना, उनके पुरस्कार, उनकी मृत्यु। अगर इनमें से 1-2 चीजें छूट भी जाए कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कि पुरस्कार छूट गई, उनकी शिक्षा छूट गई, माता पिता का नाम भी छूट गया, कोई दिक्कत नहीं है। उनका जन्म, जन्म स्थान, जन्म तारीख, ये चीजें जो पता होती है, उनकी मृत्यु तारीख, ये जो चीजें होती है ना, ये ज्यादातर अक्सर करके जो है देखा जाता है। ठीक है, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट एंड बड़ा ही गजब का ये टॉपिक है आपका जीवन परिचय। क्लास 12th में ये टॉपिक टोटल 5 अंक का आता है। कितने अंक का आता है? 5 अंक का, बिल्कुल सही सुना। लेखक और कवि दोनों का मिलाकर ये टॉपिक क्लास 10th में हिंदी में जो है 10 अंक का आता है। ठीक है, जैसे कि मान लो हम बात करते हैं जयशंकर प्रसाद के बारे में, तो उनका नाम जयशंकर प्रसाद था, उनका जन्म हुआ, उनका जन्म स्थान कहाँ हुआ, ठीक है, उनके माता पिता का क्या नाम था, या फिर उनको किस किन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो ये इनके बारे में हमको पता होनी चाहिए, तभी तो हम एक अच्छा, एक बढ़िया लिख पाएंगे। अब जैसे कि मैंने जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा इन दोनों का करा दिया, आज मैं सूरदास और आचार्य रामचंद्र शुक्ल इन दोनों का कराऊंगा। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जीवन परिचय के बारे में। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगौना नामक ग्राम में हुआ था। जन्म और जन्म स्थान दोनों पता पड़ गया, शुरुआत में ये 2 चीज थी। ठीक है, नाम पता पर चला गया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल 3 पॉइंट इसी एक ही में 1-2 लाइन में कवर हो गए ना, ऐसे होता भाई। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। FA इंटरमीडिएट में आ जाने पर इनकी शिक्षा बीच में छूट गई। उन्होंने सरकारी नौकरी कर ली, किंतु स्वाभिमान के कारण सरकारी नौकरी छोड़कर ये मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सरकारी नौकरी लगी लेकिन नौकरी पसंद नहीं आई। पसंद क्या आई कि कुछ घटना हो गई थी उनके साथ में ऐसी जो कि नहीं होना चाहिए था। किसी बड़े अधिकारी ने, किसी बड़े इंसान ने उनके साथ कुछ दुर्व्यवहार कर दिया, जिसकी वजह से इन्होंने वो नौकरी छोड़कर एक प्राइवेट स्कूल में, जिसका नाम था मिशन स्कूल, उसमें चित्रकला के अध्यापक हो गए। ठीक है, अब मैं दिखाता हूं ये वाला जो जीवन परिचय वो क्यों
वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। देखो यहां मैंने लिख भी रखा है 2007, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 में पेपर नहीं हुए थे तो सीधा 22 है, 22, 23, ठीक है, और उसके बाद आपका ये 24। लगातार इतने सालों तक ये जीवन परिचय आया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो ये कैसा है हमारे एग्जाम की दृष्टि से या हमारे अकॉर्डिंग? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए, तो इसकी शुरुआत हो चुकी है। अगर जिस भी बच्चे को क्लास 10th की फ्री पीडीएफ चाहिए, ऐसी जो कि हमने खुद बनाई है, ठीक है, स्मार्ट नोट्स चाहिए किसी भी बच्चे को बिल्कुल फ्री, तो वो हमारा फ्री बैच या फ्री ग्रुप ज्वाइन कर ले। फ्री ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां मैंने लिंक दे रखा है फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का, पहली चीज। दूसरा, आपको 9058704381 ये नंबर पर आपको कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर देना है कि सर मेरे को क्लास 10th के फ्री ग्रुप में ज्वाइन कर दीजिए, जहां से मुझे सर फ्री पीडीएफ मिल जाए, तो फिर आपको उस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। लेकिन कहोगे तभी, ऐसे नहीं है भैया, सपोर्ट करना पड़ेगा और खुद से मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि तुम मेरे पास आए, मैंने तुमको ज्वाइन कर दिया, फिर तुम क्लास ही नहीं ले रहे हो, तुम पढ़ ही नहीं रहे हो, और कल को तुम गलती से, भगवान ना करे, ठीक है, अगर गलती से तुम फेल भी हो जाते हो, है ना, अगर गलती से तुम फेल भी हो जाते हो, तुम क्या करोगे? अरे भाई मैं उनसे पढ़ा था और ऐसे ऐसे था, कुछ खास नहीं पढ़ाया, ये हुआ वो हुआ, भाई तुम कल को फिर मेरे को ब्लेम करोगे। तो भैया वो मेरे को यहां पर नहीं चाहिए, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है खास करके। चले, ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें जीवन परिचय भी और है। स्वाध्याय से इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, उर्दू, फारसी आदि कई भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। आनंद कादम्बिनी पत्रिका में इनकी रचनाएं प्रकाशित होने लगी। फिर इन्होंने नागरी प्रचारणी सभा काशी से संबंध होकर हिंदी शब्द सागर के सहायक संपादक का कार्यभार संभाला। इनकी गिनती उच्च कोटि के विद्वानों में होने लगी। कुछ समय पश्चात ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में अध्यापक नियुक्त किए गए। वहां बाबू श्याम सुंदर दास के बाद ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष हो गए, ठीक है। शुक्ल जी ने लेखन का शुभारंभ कविता से किया था। नाटक लिखने की ओर भी इनकी रुचि रही, पर इनकी प्रखर बुद्धि उनको निबंध लेखन और आलोचना की ओर ले गई। प्रखर बुद्धि क्यों? आप शुरुआत से समझ गए होंगे, इनको नौकरी नहीं करनी थी, मतलब प्रखर यानी कि इनका साफ था कहना, ठीक है। ये हर चीज को समझना चाहते थे, गलत है तो उसका विरोध करते थे, सही है तो उसका साथ देते थे, ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति बड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता है, और इन्होंने इसलिए आलोचना जैसी और निबंध जैसी चीजों को चुना, जिसमें इनका काफी अच्छा खासा योगदान रहा। निबंध लेखन और आलोचना के क्षेत्रों में इन्होंने जो सर्वोपरि स्थान बनाया है वह आज तक बना हुआ है। जीवन के अंतिम क्षणों तक साहित्य की साधना में संलग्न रहते हुए हिंदी का यह प्रकांड पंडित सन 1941 ईस्वी में स्वर्ग सिधार गया। यानी कि इनकी मृत्यु कब हो गई? सन 1941 ईस्वी में। मैंने आपको क्या बताया था, किसी लेखक के बारे में क्या पता होना चाहिए? उनका नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उनका जन्म स्थान, उनके पिता का नाम आया, उनकी शिक्षा आई इंटरमीडिएट तक, ठीक है, उनकी रचनाएं आई, निबंध और आलोचना जैसी, उनके पुरस्कार की तो खैर नहीं बात हुई इतना, उनकी मृत्यु हमको पता चली गई। तो ये चीजें पता होनी चाहिए किसी लेखक और कवि के बारे में। अब बात करते हैं उनकी कृतियों के बारे में, यानी कि उनकी रचनाओं के बारे में, ठीक है, कृतियों के बारे में यानी कि रचनाओं के बारे में। निबंध के क्षेत्र में कैसे थे हमारे
शुक्ल जी, तो वो बात करते हैं। शुक्ल जी ने भाव प्रधान तथा समीक्षात्मक दोनों प्रकार के निबंधों की रचना की। इनके निबंध संग्रह चिंतामणि भाग 1 व 2 तथा विचार विधि नाम से प्रकाशित हुए। नंबर दूसरे पर है इनकी आलोचना। शुक्ल जी आलोचना के सम्राट थे। उन्होंने सैद्धांतिक और व्यवहारिक आलोचनाएं लिखी। रस मीमांसा, त्रिवेणी, सुर, तुलसी और जायसी पर विस्तृत आलोचनाएं तथा सूरदास आदि उनके आलोचना विद्या पर लिखे गए अद्वितीय ग्रंथ हैं। तीसरा, इतिहास में बात करें तो इनका हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी का सर्वश्रेष्ठ इतिहास ग्रंथ है। फोर्थ नंबर पे है संपादन। इन्होंने तुलसी ग्रंथावली, जायसी ग्रंथावली, हिंदी शब्द सागर, नागरी पिचाणी पत्रिका, भ्रमर गीत सार तथा आनंद कादम्बिनी आदि का कुशल संपादन किया। अब कहोगे सर आपने कृतियां का तो जो पोर्शन है वो काफी बड़ा कर दिया, इतनी रचनाएं आएंगी सर, ये तो काफी बड़ा हो गया सर। एक पेज पर जीवन परिचय आ गया, एक पेज पर कृतियां आ गई सर, हम तो इसको लिखते लिखते परेशान हो जाएंगे। तो कुछ नहीं करना है, इस तरीके से पूरा डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपली इनके रचनाओं के बारे में लिख देना है। निबंध चिंतामणि, रस मीमांसा, ठीक है, और जो है आपका सुर, तुलसी और जायसी पर विस्तृत आलोचना इनकी जो थी, ठीक है। इसके बाद में इनका जो सर्वश्रेष्ठ इतिहास था हिंदी साहित्य रहा, ग्रंथावली, जायसी ग्रंथावली, ठीक है। इस तरीके से जो है इनकी 2-4 रचनाएं आप लिख देना, दिक्कत नहीं है, ठीक है। इतना डिटेल में मत लिखना, मैं डिटेल में लेकर आया हूं क्योंकि मैं आपको समझाना चाहता हूं, लेकिन आपको इतना डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इनकी रचनाओं के बारे में, ग्रंथावली, ठीक है, और जो है आपकी जो चिंतामणि रहा, रस मीमांसा रही, त्रिवेणी रही, इनकी रचनाएं, आप इस तरीके से इनकी रचनाओं का नाम लिखकर कर दीजिए, आपका कोई अंक नहीं कटेगा। 5 अंक का आपका ये टॉपिक यहां पर जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल से संबंधित है वो आपका बड़े आराम से, बड़े प्यार से कवर हो जाता है, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल वेरी 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 इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है क्लास 10वीं के बच्चों के लिए, ठीक है, ठीक है ना। चलिए, वेरी गुड, क्लियर है, अच्छी बात है। अब बात करते हैं हम सूरदास की। किसकी बात करते हैं? सूरदास की। जीवन परिचय की मैं बात करें सूरदास की तो महाकवि सूरदास का जन्म रुनकता नामक ग्राम में सन 1478, रुनकता नामक ग्राम में सन 1478 ईस्वी में पंडित रामदास के घर में हुआ था। पंडित रामदास सारस्वत ब्राह्मण थे। कुछ विद्वान सिंही नामक स्थान को सूरदास का जन्म स्थान मानते हैं। सूरदास जी जन्मधान थे या नहीं, इस संबंध में भी अनेक मत हैं। कुछ लोगों का कहना है कि बाल मनोवृत्तियां एवं मानव स्वभाव का जैसा सूक्ष्म और सुंदर वर्णन सूरदास ने किया है वैसा कोई जन्मधान व्यक्ति कर ही नहीं सकता। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि वे संबत बाद में अंधे हुए थे। मतलब बहुत से लोग कहते हैं कि मतलब सूरदास जो थे वो अंधे थे बचपन से ही, यानी कि जन्म से ही, ठीक है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपनी रचनाएं लिखी हैं, जिस तरीके से उन्होंने दुनिया के बारे में, इस समाज के बारे में अपनी कविताओं के द्वारा, अपनी रचनाओं के द्वारा इतना अच्छा जो योगदान दिया है, शायद ही कोई अंधा कर सकता है, तो उसको बहुत से लोग मानते नहीं हैं, ठीक है। क्योंकि भाई समय भी तो कभी 1478 है और अभी चल रहा है 2024, समझ रहे हो? कुछ 450-500 सालों का अंतर आ गया भाई, और ज्यादा ही आ गया यार। सीधा सीधा 5 तो ये 6, हाँ भाई 500-600 सालों का अंतर आ गया, 500-550 सालों का। अब 500-550 साल पहले हर किसी को याद नहीं रहता, क्योंकि राहुल सांकीर्तन के एक घुमक्कड़ शास्त्र है, उसमें तो आप अगर आप उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ो गूगल से भी या फिर यूट्यूब पर कोई वीडियो डाल दो, घुमक्कड़ शास्त्र राहुल सांकीर्तन का, अगर कोई वीडियो मिल जाए तो देख लेना। वहाँ पर बताया गया है कि किस तरीके से हमारे इतिहासों को बदला गया है, किस तरीके से चीज़ों को फेर किया गया है ना, तो चीज़ें रहती हैं वहाँ पर। ओके, सूरदास जी ने वल्लभाचार्य के शिष्य थे। सूरदास जी
श्री वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। वे मथुरा के गौ घाट पर श्रीनाथ जी के मंदिर में रहते थे। किसके में रहते थे? श्रीनाथ जी। श्रीनाथ जी का मंदिर देखना मथुरा में बहुत अच्छा है भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया मंदिर है, मैं देख कर आया हूं। सूरदास का विवाह भी हुआ था। विरक्त होने से पहले वे अपने परिवार के साथ ही रहा करते थे। पहले वे दीनता के पद गाया करते थे, किंतु वल्लभाचार्य जी के संपर्क में आने के बाद वे कृष्ण लीला का गान करने लगे, यानी कि ये कृष्ण भक्त हो गए। कहा जाता है कि एक बार मथुरा में सूरदास जी ने तुलसी की भेंट हुई थी, तुलसी जी से भेंट हुई थी और धीरे धीरे दोनों में प्रेम भाव बढ़ गया था। सुर से प्रभावित होकर ही तुलसीदास ने श्री कृष्ण गीतावली की रचना की थी। सूरदास जी की मृत्यु सन 1583 ईस्वी में गोवर्धन के पास पारसौली नामक ग्राम में हुई थी, यानी कि मथुरा वृंदावन में ही इन्होंने, यानी कि कृष्ण की नगरी में ही अपना जीवन व्यतीत किया और वहीं पर इन्होंने मृत्यु को गले लगाया, वहीं पर इनकी जो है डेथ हो गई। ठीक है, मृत्यु के समय महाप्रभु वल्लभाचार्य के सुपुत्र विठलनाथ जी वहां उपस्थित थे। अंतिम समय में उन्होंने गुरु वंदना संबंधी यह पद गाया था। चलिए अब बात करते हैं उनकी कृतियों की। ठीक है, यह था इनका जीवन परिचय। आपको वैसे इतना डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप उनकी मृत्यु और उनके थोड़े से जीवन के बारे में बता देना, इतना बहुत है। ठीक है, उनके पिताजी के बारे में वगैरह वगैरह ये चीज़ें कर देना शॉर्ट में। बाकी मैं एक बार और इसको समझाऊंगा, जब पढ़ाऊंगा आपको तो एक बार और इस ट्रिक को बता दूंगा कि कैसे आपको चीज़ें फेर करनी है। ठीक है, डिटेल में पढ़ाना पड़ता है क्योंकि शॉर्ट में पढ़ाओ बच्चों को शुरुआत से। अब ऐसा होता है कि आपके स्कूल वाले क्या होते हैं, आपके स्कूल वालों ने ऐसा एक बुक लिया और उस बुक में ऐसे जो है पूरा का पूरा पढ़ा दिया। अभी मैं सबसे पहले शॉर्ट में ले आऊँ आपके लिए, तो आपका क्या सीन होगा, आपका क्या रिएक्शन होगा? अरे यार ये तो बहुत छोटा करके पढ़ा रहे हैं, मतलब ये सर गलत पढ़ा रहे हैं, हमारे स्कूल वाले सर ने सही पढ़ाया है। और तुम लोग क्या करोगे, जो स्कूल वाले सर ने आराम से 4-5 पेज का तुमको पढ़ाया है, तुम फिर उस पर ध्यान दोगे। ठीक है, लेकिन जो कि गलत है, क्योंकि वहां पर साफ रूप से कहा जाता है कि 80 शब्दों में होना चाहिए, कृतियां और जीवन परिचय दोनों। और जब आप पूरा डिटेल में लिखोगे तो पेज भर जाएंगे 2-3, जिसमें आपके नंबर भी कट हो जाएंगे और प्लस आपका समय भी बर्बाद हो जाएगा। नंबर कट क्यों हो जाएंगे? क्योंकि सामने वाले ने जितना पूछा उतना जवाब दे दो ना। उन्होंने जीवन परिचय के बारे में पूछा है तो उनकी जीवन परिचय की महत्वपूर्ण बातें बता दो, जैसे जन्म, जन्म स्थान, उनके माता पिता का नाम, फिर उन्होंने जीवन कैसे कैसे व्यतीत किया, उन्होंने अपना किस क्षेत्र में योगदान दिया। बस इस तरीके से उनकी मृत्यु के बारे में थोड़ा सा लिख कर बात खत्म करो और फिर उनकी जो है कृतियां लिख दो, यानी रचना लिख दो, जैसे कि सुरसागर, सुरसावली और साहित्य लहरी। ठीक है, ये किसकी कृतियां थी? ये सूरदास की कृतियां थी, रचनाएं थी। आप इस तरीके से बड़े आराम से, बड़े प्यार से कर दो, आपका कोई भी अंक, कोई भी नंबर नहीं कटने वाला। ठीक है, चलें तो बात करते हैं सुरसागर। सुरसागर सूरदास की एकमात्र प्रमाणिक कृति है। इसके 1.25 लाख पदों में से केवल 8-10 हजार पद ही उपलब्ध हो पाए हैं। संपूर्ण सूरसागर एक गति काव्य है। इसके पद तन्मयता के साथ गाए जाते हैं, गीति काव्य है। ठीक है। नंबर 2, सुरसारवली। यह ग्रंथ अभी तक विवादास्पद स्थिति में है, किंतु कथा वस्तु, भाव, भाषा, शैली और रचना की दृष्टि से निसंदेह यह सूरदास की प्रमाणिक रचना है। इसमें 1 से 107 छंद हैं। नंबर 3, साहित्य लहरी। साहित्य लहरी में सूरदास के 118 दृष्टकूट पदों का संग्रह है। इसमें मुख्य रूप से नायिकाओं एवं अलंकारों की विवेचना की गई है। कहीं कहीं पर श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन तथा 1-2 स्थलों पर महाभारत की कथा के अंशों की भी झलक है। किसमें? साहित्य लहरी में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सूरदास के जीवन परिचय को लिखना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जीवन परिचय को लिखना है। ठीक है,
ये वो 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय हैं जो आपको बोर्ड एग्जाम में हर साल देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक बार और दिखा देता हूं इन चीजों को मैं, देख लो। ये वो है जीवन परिचय। ठीक है, ये सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं पहले ही बता रहा हूं भाई, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। अगली वीडियो में मैं आपको राजेंद्र प्रसाद और तुलसीदास इनका जीवन परिचय जरूर लेकर आऊंगा, क्योंकि ये दोनों भी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो ये 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, पहले इनको जरूर याद कर लेना, इनको जरूर तैयार कर जाना, चाहे कुछ भी छोड़ देना, लेकिन इनको जरूर तैयार करके जाना, कहीं भी कोई मिस्टेक नहीं होगी तुमसे। तुम्हारा 10 अंक का पेपर यहीं से आएगा, इस बात को मैं लिख कर दे सकता हूं। ठीक है, मतलब हवाबाजी में नहीं कह रहे हैं, अरे नहीं जी ठीक है आएगा ही, रियलिटी है भाई, यही आएगा। ठीक है, ये जितने भी हैं ये लगातार हर साल देखे जाते हैं, किसी भी सेट को उठाकर देख लो आप, प्रीवियस ईयर के जितने भी सेट्स हैं उनको कभी भी उठाकर देख लेना। और जल्द ही मैं क्लास 10th के जो है सेट का सॉल्यूशन कराने वाला हूं। ठीक है, और आप जो है अपने दोस्तों के साथ में वीडियोस को शेयर कर देना। ठीक है, अब वो क्लासेस रिकॉर्डेड रहेंगी या लाइव जैसे भी हैं, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे कि उनका नोटिफिकेशंस आपको मिल जाया करे, और बेल आइकन और जरूर कर लेना। ठीक है, चलिए, तो फिलहाल हमारी आज की वीडियो में इतना ही था। महत्वपूर्ण 2 जीवन परिचय मैंने आपको तैयार करा दिए, 10 अंक, कुछ 20 से 25 मिनट के बीच की ही ये वीडियो है, ज्यादा बड़ी नहीं हुई है। इतने में आपके 10 अंक तैयार हो गए, कोई गलत बात है क्या? ठीक, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।